अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं गुलाम नबी और आज आपको बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में सिखाया जाएगा एप्लीकेशन प्रोसेस। क्रोमोसोम एंड डीएनए का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20, लेक्चर है 6। आइए स्टूडेंट देखते हैं। द रेप्लिकेशन प्रोसेस। द डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन होती है, स्टार्ट होती है एक ही वक्त में एक या एक से ज़्यादा साइट से स्टार्ट हो सकती है। और किसी भी डीएनए के मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। किसी भी स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड से जिस जगह से, यानी वो सीक्वेंस जिस जगह पर मौजूद होगा, वो एक जगह पर भी हो सकता है, दो जगह पर भी हो सकता है, 5 जगह पर भी हो सकता है, 10 जगह पर भी हो सकता है। किसी भी जगह से जहां पर वो स्पेसिफिक सीक्वेंस मौजूद होगा, वहां से डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। स्टूडेंट याद रखिएगा, यहाँ पर हमारे पास खास किस्म के एंजाइम की बात की जाएगी, इसको कहते हैं हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज। इसकी 3 टाइप होती है, आगे जाके हम लोग देखेंगे। उसे हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इस पर्पस में। और हमारे पास क्या होता है, इसके पूरे प्रोसेस को चलाने की खातिर और इस तमाम कम्प्लीमेंट्री जो स्टैंड होते हैं इनके ग्रोइंग पॉइंट में, देखिए ये आपके पास एक ओरिजिनल स्टैंड है। इस स्टैंड के एक ख़ास पॉइंट से, जिसे हम कहते हैं ये इसका रेप्लिकेशन रीजन है। जो ब्लू कलर का ओरिजिनल स्टैंड है, इसके अंदर रेड देखेंगे तो रेड हमारे पास क्या है, न्यू स्टैंड है। जो टेम्पलेट स्टैंड है, क्योंकि हम लोग सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए एप्लीकेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका जो ब्लू कलर का है वो क्या है, टेम्पलेट स्टैंड है। जो इसके अंदर रेड कलर में बना हुआ है वो हमारे पास क्या, न्यू स्टैंड है। और फाइनली क्या हुआ है, इस ओरिजिनल स्टैंड के साथ एट द एंड क्या हो गए हैं, 2 स्टैंड बन चुके हैं। क्यों? एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इस्तेमाल करके कितने हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, 2 हिस्सों में डुप्लीकेट हो चुका है। तो आइए समझते हैं किस तरीके से ये मैकेनिज्म चलता है। मैंने आपको पहले बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। जो पहले वाला डीएनए पॉलीमरेज होता है ये कुछ ज़्यादा काम नहीं करता है, बस समझ ले कि एज अ सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। जो डीएनए पॉलीमरेज 2 होता है वो प्रूफ रीडिंग का रोल प्ले करता है, एज अ सपोर्टिंग रोल है ये भी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, जो बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है। स्पेशली एशेरिया कोलाई की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सबसे ज़्यादा बात होगी डीएनए पॉलीमरेज 3 की। बैक्टीरिया के अंदर ये तीनों होते हैं, ज़्यादातर हमारे पास किसका फंक्शन दिखा जाता है, हमारे पास क्या है, डीएनए पॉलीमरेज 3 का। डीएनए पॉलीमरेज 1 इज रिलेटिवली स्मॉल एंजाइम दैट प्ले आ सपोर्टिंग रोल। पहले ही बताया था ये हमारे पास क्या करता है, सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। डीएनए द ट्रू इकोलाई जो होता है रेप्लिकेटिंग एंजाइम इज डीएनए 3, यानी डीएनए 3 जो पॉलीमराइज है वो हमारे पास क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि 10 गुना लार्जर है, मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसकी हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज की, जो कि पीछे आप लोगों को डायग्राम में दिखाया भी गया था। ये रहा हमारे पास जो है वो डीएनए पॉलीमरेज का, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर है इसका, ये खासी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाई गई है। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या है, एंजाइम। द एंजाइम इज अ डायमर, यानी कौन, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 एक डायमर है और कैटालाइज करता है किसको, रेप्लिकेशन प्रोसेस को, एक स्ट्रैंड को। पॉलीमरेज 3 प्रोग्रेसिवली थ्रेड द डीएनए, आहिस्ता आहिस्ता थ्रेड्स करता जाता है किसको, डीएनए को, थ्रू द एंजाइम कॉम्प्लेक्स मूविंग अ रैपिड रेट, एक खास मूवमेंट के जरिए, जिसमें क्या करता है जी, मूवमेंट के दौरान वो नॉर्मली कहा जाता है कि 1000 न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है किसके अंदर, 1 सेकेंड में। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है रेप्लिकेशन प्रोसेस के इस ऑब्जेक्टिव में कि 1 सेकेंड में कितने नए न्यूक्लियोटाइड थ्रेड किए जाते हैं डीएनए पॉलीमरेज की मदद से, 1000 के लगभग। वन ऑफ द फीचर of DNA polymerase is that it can add a nucleotide on a chain,
ये इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, डीएनए पॉलीमरेज का, कि ये न्यूक्लियोटाइड जब थ्रेड होती है तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, उन्हीं न्यूक्लियोटाइड के साथ नए न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है जो ऑलरेडी पेयर्ड होते हैं, जो कि यानी पे पेरेंट स्ट्रैंड से पहले क्या होते हैं, अटैच हुए होते हैं। ये सिर्फ उनके साथ क्या कर सकता है, नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट नहीं कर सकता, इनिशिएट नहीं कर सकता किसी भी सिंथेसिस के प्रोसेस को खुद ब खुद। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए हमेशा एक आरएनए प्राइमर चाहिए होता है। एक खास प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, एक खास आरएनए प्राइमर को जन्म देता है। जो आरएनए प्राइमर होता है वो क्या करता है, ग्रो अप करता है स्पेसिफिक किस्म का, समझ लें कि एक न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, इसे हम कहते हैं हमारे पास आरएनए प्राइमर। लिखता है इंस्टेड एंड अदर एंजाइम जिसका नाम है प्राइमेज कंस्ट्रक्ट कर देता है, यानी खुद ब खुद नहीं होता, यानी आरएनए खुद ब खुद काम नहीं, डीएनए पॉलीमरेज खुद काम नहीं करता, बल्कि क्या करता है, प्राइमेज एंजाइम्स के कंस्ट्रक्ट किया हुआ आरएनए प्राइमर। तो ये बात ऑब्जेक्टिव में आ गई है, कई दफा आती है कि आरएनए प्राइमर क्या होता है और इसके अंदर कितने आरएनए न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, 10 आरएनए न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कंप्लीमेंट्री होते हैं। तो द पेरेंट डीएनए टेम्पलेट के लिए, यानी डीएनए को इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए पहले एक टेम्पलेट दिया जाता है जो कि 10 आरएनए पर मुश्तमिल एक न्यूक्लियोटाइड होता है जो प्राइमेज एंजाइम कंस्ट्रक्ट करके देता है। ये देखिए इस जगह पर ये प्राइमेज एंजाइम है, ये कंस्ट्रक्ट करके देता है ताकि वो क्या करे, हमारे पास क्या करे, उस टेम्पलेट को देखकर डीएनए पॉलीमरेज मजीद जो न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड अप करे। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो थर्ड जो है वो रिकॉग्नाइज करता है प्राइमर को और ऐड करता है, जैसे मैंने बताया डीएनए के न्यूक्लियोटाइड एंड टू कंस्ट्रक्ट द डीएनए स्ट्रैंड। बिल्कुल वैसा ही उसी तरह से मिलता जुलता स्ट्रैंड वो क्या करता है, तैयार करता है, जो किसको बताया जाता है, जो इसके प्रोसेस को बताया जाता है कि ये चीज क्रिएट करनी है। द आरएनए न्यूक्लियोटाइड इन द प्राइमर आर देन रिप्लेस बाय द डीएनए। आखिर पे वो जो 10 न्यूक्लियोटाइड का आरएनए हमारे पास प्राइमर होता है वो भी आखिर में रिप्लेस करके क्या बना दिया जाता है, न्यूक्लियोटाइड ही बना दिया जाता है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जब भी हमारे पास ये फीचर में काम करता है तो इसका फीचर किस तरह से है, ये हमेशा 3 एंड से लेके 5 एंड की तरफ क्या करता है, यानी 3 एंड वाली साइड पे क्या करता है, नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है। इसका मतलब ये है कि रेप्लिकेशन ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम 3 to 5 डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो चूंकि नए न्यूक्लियोटाइड 3 एंड पर ऐड हो रहे होते हैं, इसलिए हम कहते हैं ये 5 to 3 डायरेक्शन मूवमेंट होती है। 5 to 3 का मतलब ये होता है कि आपने पीछे जब हमारे पास केमिकल नेचर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है कि जो कार्बन नंबर हमारे पास 5 होता है वहां पर हमारा फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ होता है, और जो कार्बन नंबर हमारे पास 3 होता है वहां पर हाइड्रोक्सिल होता है। तो उनकी आपस में जो लिंक से फास्फोडाइस्टर लिंकेज होती है उससे क्या होता है, पूरे का पूरा आपकी चेन क्रिएट होती है। तो कहता है हर नया मॉलिक्यूल 5 और 3 की डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। तो हमारे पास क्या जो अच्छा हमारे पास क्या है जी, 2 पेरेंट स्ट्रैंड होते हैं हमारे पास, यानी देखिए अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास डबल हेलिक्स में 2 स्ट्रैंड है, एक पेरेंट स्ट्रैंड अलग है, यहाँ पर दूसरा पेरेंट स्ट्रैंड अलग है। तो याद रखिएगा इन दोनों पेरेंट स्ट्रैंड क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल जाते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है कि अगर एक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है तो दूसरा जो होता है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की तरफ जा कहते हैं हमारे पास एंटी पैरेलल है। अगर हम इनको अलग से बढ़ाते जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि इनकी ग्रोथ से जो चीज नेक्स्ट बनेगी वो भी एक दूसरे की क्या जाएगी, एंटी क्लॉक जाएगी। तो वो कहता है हमारे पास क्या होता है, बिकॉज द 2 पेरेंट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आर एंटी पैरेलल। ये हमारे पास क्या था, एंटी पैरेलल मैकेनिज्म था। द न्यू स्ट्रैंड्स आर ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। ऑटोमेटिकली क्या होगा कि दोनों स्ट्रैंड दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट करेंगे। कैसे, ये स्ट्रैंड ऊपर से नीचे की तरफ समझ लिए मूवमेंट कर रहा है, और यहाँ पर जो मूवमेंट है वो कहाँ से हो रही है, नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रही है। तो हम कहते हैं हमारे पास क्या जी, एक तरह की ऑपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट है। Therefore, the new strand must be elongated by the different mechanism। अब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है,
लीडिंग स्ट्रैंड का और लैगिंग स्ट्रैंड का। जी स्टूडेंट्स थोड़ा गौर से समझिएगा। लीडिंग स्ट्रैंड विच इज इलोंगेट टूवर्ड, यानी टूवर्ड इस तरफ, किस तरफ, ये वाले हमारे पास फोर्क है, क्या हमारे पास ये फोर्क है, तो कहता है जी टूवर्ड इलोंगेट होता है टूवर्ड द रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ। इट बिल्ट अप सिंपल बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड कंटिन्यूसली, ये बातें याद रखने वाली। इट इज बिल्ट अप बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड कंटिन्यूसली, एक बात कि ये फोर्क की तरफ डेवलप होता है और कंटिन्यूसली इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड ऐड होते रहते हैं, इस वजह से बनता है। और कहां पर हमारे पास इट ग्रोइंग थ्री एंड। अब हमारे पास है लैगिंग स्ट्रैंड, सेकंड हमारे पास हेडिंग है, जो हमारे पास दूसरा स्ट्रैंड बनता है, यानी ये वाला हमारे पास था लीडिंग स्ट्रैंड। अब हम बात करते हैं इस वाले स्ट्रैंड की, जो कहते हैं हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड है। ये एक तरह का उसके उलट होता है, बिल्कुल कैसे होता है, एक तो ये था कि टूवर्ड इलोंगेट टूवर्ड, ये लिखा होगा इलोंगेट अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, सबसे पहले ये रखिएगा, रेप्लिकेशन फॉर्क से ये अवे बनता है। दूसरा ये कंटिन्यूसली न्यूक्लियोटाइड के ऐड होने से बनता है, ये ऐसा नहीं होता बल्कि ये डिसकंटिन्यूस सीरीज ऑफ शॉर्ट सेगमेंट से बनता है। इन्हीं शॉर्ट सेगमेंट को आगे जाके आप बोलेंगे ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। याद रखिएगा इस ओकाज़की फ्रैगमेंट के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं, इनको कहा जाता है हमारे पास क्या है, ये छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं जिन्हें हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, एक तरह का ये यहाँ पर ओकाज़की फ्रैगमेंट बना हुआ, ये पूरे का पूरा टुकड़ा जो बनाया है इसको बोल देंगे हमारे पास क्या ओकाज़की फ्रैगमेंट है। याद रखिएगा ओकाज़की फ्रैगमेंट के अंदर क्या होता है, 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग इन यूकैरियोटिक, और जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि ओकाज़की फ्रैगमेंट के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोटाइड की तादाद कितनी होती है, 100 to 200, और प्रोकैरियोटिक में कितनी होती है, 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड। ईच ओकाज़की फ्रैगमेंट क्या होता है, इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज इन 5 to 3 डायरेक्शन। ये बात सेम वही है, सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पर क्या होता है फ्रैगमेंट बन के जो मूवमेंट हो रही होती है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट हो रही होती है। बस यही बेसिक हमारे पास लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड का डिफरेंस है। दोनों मैकेनिज्म से एक डीएनए अपने आप को रेप्लिकेशन की प्रोसेस से गुजार सकता है। तो हम कहते हैं बिगिनिंग एट द रेप्लिकेशन फॉर्क आर मूविंग अवे फ्रॉम इट व्हेन द पॉलीमरेज रीचेज द 5 एंड ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड एंड अदर एंजाइम लाइगेज अटैच होता है एट द एंड। यहाँ पे ये एट द एंड क्या होता है, लाइगेज एंजाइम क्या होता है, अटैच हो जाता है, इसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या होता है आखिर पे, अटैच द फ्रैगमेंट टू द लैगिंग स्ट्रैंड, और एट द एंड क्या होता है, द डीएनए इज फर्दर अनवाउंड होता जाता है और न्यू आरएनए प्राइमर क्या होते हैं, कंस्ट्रक्ट होते रहते हैं। एंड डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, जो 3 होता है, देन जंप करता है 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड की तरफ, और कहाँ जाता है, फोर्क की तरफ, आगे की तरफ बढ़ता रहता है। एंड बिगिन द कंस्ट्रक्शन अदर ओकाज़की फ्रैगमेंट, यूं अगला ओकाज़की फ्रैगमेंट बनता रहता है। और ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस लैगिंग स्ट्रैंड में भी ये तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो गया, लेकिन ये डिसकंटिन्यूस प्रोसेस जो होता है वो ओकाज़की फ्रैगमेंट्स की मूवमेंट से आगे चलता रहता है। तो यहाँ पर जो बात याद रखने वाले इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ओकाज़की फ्रैगमेंट, एक क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स ये है। दूसरा स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है इसका लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड पर है, इसको भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो ऑब्जेक्टिव में हमारी बात याद रखिएगा कि हमारे पास आरएनए प्रीमियर क्या होता है, इसमें कितने कोड होते हैं, बताया आप लोगों को 10 आरएनए हमारे पास है। और ये जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो किधर से किधर की तरफ होता है, 5 to 3 डायरेक्शन में होता है, ये 12 दिगर आपको बताया है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस लेक्चर में सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। इस लेक्चर को अच्छे से आप लोगों ने याद करना है, मैं जो शॉर्ट क्वेश्चन बताए गए हैं इनको अच्छी तरह से लिखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।